मुस्लिम हिंदुओं सिखों के रिश्ते खराब कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इस समय केंद्रीय मंत्री एमओएस फाइनेंस। आपका अभिनंदन है अनुराग ठाकुर। न्यूज 18 नेटवर्क पर आर पार में मैं सीधे सवाल पूछने के लिए जाना चाहता हूं और आप सीधे जवाब देते हैं। अभिनंदन है आपका अनुराग जी। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि इस समय की इस बड़ी खबर यह है, सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी असली टुकड़े टुकड़े गैंग है और जो इनको भाता नहीं है उसको टुकड़े टुकड़े गैंग में रख देते हैं। बताइए क्या कहेंगे। आपके पुराने साथी हैं, पुराने घटक दल रहे हैं और वर्षों से रहे हैं बड़े बादल साहब और सुखबीर बादल आप लोगों के साथ। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि सुखबीर जी इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं जो पंजाब में केवल अपनी और अपनी पत्नी की सीट बचा पाते हैं, उसके बावजूद भी मोदी जी के गठबंधन का जो धर्म है उसको निभाते हुए एक नहीं 2 बार उनको कैबिनेट का मंत्री बनाते हैं। सबसे पुराना हमारा घटक दल है, हमने कभी इस तरह की बात नहीं की। क्रेडिबिलिटी उनकी जा चुकी है। उनको पंजाब में किसान मानता कौन है? जरा एक बार पंजाब के लोगों से पूछिए किस नाम से जाने जाते हैं। और अगर हिंदू सिख को इकट्ठा रखने में, इस ताकत को बढ़ाने में सबसे बड़ा काम किसी ने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। शुरू से लेकर आज तक गठबंधन का धर्म निभाया है। छोड़कर ये गए क्योंकि किसानों को समझा नहीं पाए। हम आज भी किसानों को समझा रहे हैं कि क्रांतिकारी बिल कोई लाया है तो नरेंद्र मोदी जी, जिससे किसानों की आय दुगनी होगी 2022 तक। और अमीश जी मैं आपको एक बात कहूं, लेकिन अनुराग जी सुखबीर बादल कह रहे हैं ये हमें नहीं समझा पाए, किसानों को क्या समझाएंगे? ये हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे हैं, सिखों और हिंदुओं को लड़ा रहे हैं। इनकी प्लानिंग ही पूरी है कि देश को तोड़ो। बहुत बड़ा हमला है ये। हमने बिल्कुल, देखिए ये इतना हल्का बयान है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। अगर पाकिस्तान में भी जो गुरुद्वारा रह गया था उसको भी भारत के साथ जोड़ने का काम वहां पर जाने के किया तो मोदी सरकार ने किया। इसके अलावा भी इतने वर्षों तक पंजाब को इतने विकास के प्रोजेक्ट दिए, मोदी सरकार ने दिए। गठबंधन का धर्म निभाया और 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे। पंजाब में लोग और ये पंजाब की पॉलिटिकल पार्टीज ये 2022 को अपना चुनावी वर्ष देखते हैं। हम किसानों की आमदन को दुगना करने का वर्ष देखते हैं। और इसका बड़ा कारण बताऊं, हमने कृषि मंत्रालय का नाम किसान कल्याण मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी ने रखा किसानों की भलाई के लिए। पीएम किसान योजना शुरू की, साल का 6,000 रुपया 12 करोड़ किसानों के खाते में आता है। 6,000 रुपया ये आज तक कभी नहीं हुआ था। एमएसपी के दाम गेहूं धान के 43% बढ़े, दलहन तिलहन के 65-70% बढ़े। ये कांग्रेस 10 साल में नहीं बढ़ा पाई, हमने 5 साल में बढ़ाया। गेहूं की खरीद 73% बढ़ी, धान की खरीद 114% बढ़ी। और ये कृषि बिल पास करने के बाद भी एमएसपी के मूल्य बढ़ाए तो मोदी सरकार ने बढ़ाए। हमने कहा एमएसपी पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन ये पंजाब या कुछ राजनीतिक दल या कुछ तंत्र ऐसा पीछे जुड़कर किसानों को भ्रमित करने का काम करता है। मैं सीधा कहना चाहता हूं, फसल बीमा योजना हो उसमें भी 3 गुना ज्यादा पैसा मुआवजे के रूप में मिला तो किसानों को मिला। पीएम किसान योजना में हजारों करोड़ मिला, मोदी सरकार के समय मिला। आपदा के समय भी 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आपने एमएसपी खरीद के लिए खर्च किया। ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। अनुराग जी मेरा काउंटर सवाल है। अनुराग जी मेरा काउंटर सवाल है, ये सब कुछ हुआ। आज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बोला है, 2 दिन पहले मेरे साथ योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने भी बोला कि किसानों के लिए बहुत कुछ हुआ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कल पीयूष गोयल भी हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने भी बोला कि किसानों के लिए जितना नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया उतना किसी ने नहीं किया। लेकिन ये किसान क्यों नहीं समझ पा रहा? आखिरकार ये वार्तालाप क्यों टूट गई? आखिरकार पिछले 20 दिनों से किसान सड़क पर बैठा है, समाधान नहीं निकल पा रहा। आप सरकार में हैं, आपने तो खुद इतने आंदोलन करे, आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, हम भी आपको कवर करते थे अनुराग जी। और आपने जितने आंदोलन करे कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी में किसी ने नहीं करे होंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हर आंदोलन जो सरकार के खिलाफ होता है वो देश विरोधी हो जाता है? ऐसा क्यों? ऐसा पैमाना क्यों बनाया जा रहा है? ये विपक्ष इस पर आपको घेर रहा है देश भर में। ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए 2 बातें मैं कहूं। अगर आप कहेंगे कि पूरे देश का किसान, नहीं, देश के बहुत सारे किसान संगठनों ने आके कृषि मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट किया। और जो वो हमारे किसान भाई धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं,
हमने उनसे 20 दिनों में खुलकर बढ़ चढ़कर बात की। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ने, कृषि मंत्री ने, कॉमर्स मिनिस्टर ने, सबने बात की, आगे भी करेंगे। और लोकतंत्र में बातचीत से ही समस्या का हल होता है। और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार जब अपने टीवी चैनल्स पर सच्चाई देश के सामने रखते हैं कि एमएसपी था, है, रहेगा, मूल्य भी मोदी सरकार ने पहले से ज्यादा किया, किसानों की जमीन को बचाने का काम मोदी सरकार ने कानून बनाया, केवल फसल बेचने का अधिकार दिया है, ये सब जब बताते हैं तो हर कोई पूछता है कि इसमें किसान के खिलाफ क्या है। लेकिन जब आप उनके बीच में जाकर कहते हैं तो क्या कहते हैं कि नहीं आप तीनों बिल वापस लो। जब आप कहते हैं कौन सी चीज पे आपको दिक्कत है, कहते नहीं तीनों बिल वापस लो। तो अमरीश जी, मुझे याद आता है जिस तरह से जन लोकपाल और लोकपाल की चर्चा चलती थी, मीडिया के लोग भी आकर पूछते थे लोकपाल के लिए यस या नो, जन लोकपाल के लिए यस कि नो। तो मैं पूछता था बताइए किस इशू पे दिक्कत है, तो वो भी नहीं बताते थे। मुझे लगता है विषय की गहराई में कोई नहीं जा रहा है, इसलिए टीवी चैनल्स को भी चाहिए कि एक एक विषय को लेकर किसान को कहां दिक्कत नहीं, है। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है देश की जनता क्योंकि हमारा भी दायित्व बनता है कि हम सटीक रिपोर्टिंग करें, सही रिपोर्टिंग करें। और आपकी बिल्कुल बात सही है कि सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने, कॉमर्स मिनिस्टर ने, रक्षा मंत्री ने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, आप तमाम मंत्रियों ने, स्मृति ईरानी ने लगातार कहा है कि एमएसपी कहीं नहीं जा रही है। लेकिन किसानों को अब कानून का जामा चाहिए, और तो और कांग्रेस को भी कानून का जामा चाहिए, जिन्होंने खुद इसको कानून नहीं कभी बनाया था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप कई आंदोलनों में भागीदार रहे, समाधान क्या है, समाधान क्या निकल सकता है? क्योंकि अगर अड़ियल रवैया रहेगा, सरकार बोलेगी हम कानून नहीं हटा रहे, सरकार का वो बयान आ चुका है, किसानों का आंदोलन है या फिर किसानों के पीछे जो लोग खड़े हैं, क्योंकि वहां तो उमर खालिद के पोस्टर भी दिखाए गए, वहां तो शर्जील इमाम के पोस्टर भी दिखाए गए, वहां तो लेफ्ट के झंडे के तले नारे लगाए गए, हाय हाय मोदी मर जा तू, इस तरह के नारे लगाए गए। तो आप समझ रहे हैं कि इस आंदोलन को कहीं ना कहीं कोई हाईजैक करके बैठा हुआ है या कोई पीछे की ताकत है, तो समझौता होगा कैसे फिर? क्योंकि आप तो वित्त राज्य मंत्री भी हैं, आज एसोचैम की रिपोर्ट है, सीआई की रिपोर्ट है, लोगों को करोड़ों का घाटा हो रहा है, 3500 करोड़ का डेली घाटा हो रहा है, अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, आम आदमी को नुकसान हो रहा है, जो ट्रैवल करते हैं वहां से, करेंगे क्या? इस पे 3 आपके मूल प्रश्न इस पे आते हैं। मैं पहले का उत्तर देता हूं। एमएसपी पिछले जब से शुरू हुई तब से केवल प्रशासनिक प्रक्रिया है, जो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। ये कभी भी किसी कानून का हिस्सा नहीं थे। हमने तो यहां तक कहा कि सरकार लिखित रूप में भी आपको देने के लिए तैयार है, तो ये इश्यू इनका रिजॉल्व होता है। दूसरा, आपने कहा इसमें ऐसी ताकतें जुड़ी हैं जो कोई टुकड़े टुकड़े गैंग हो या कोई किसी के लिए कोई छूट कराने की बात हो, कुछ दूसरे तरह के तत्वों की बात हो, ये देश ने देखा है। अब देश इसके ऊपर प्रश्न उठा रहा है कि आखिर ऐसे लोग भोले भाले किसानों को गुमराह करके क्या एजेंडा अपना करना चाहते हैं। तीसरा बात आपने कही कि 3500 करोड़ रुपया एक रिपोर्ट के अनुसार यहां पर नुकसान हो रहा है। मैं कहूं अमीश जी साहब, सबसे बड़ी चुनौती थी कि महामारी के बाद इकोनॉमी की रिकवरी कैसे हो जी। सबसे सारी दुनिया की एजेंसीज ने अब कहा कि भारत ने बहुत अच्छा किया, वी शेप रिकवरी हो रही है। 91,000 करोड़ रुपया सितंबर 2019 में इकट्ठा हुआ, तो इस साल 95,000 करोड़ हुआ। पिछले साल अक्टूबर में 95,000 करोड़ हुआ, तो इस साल 1,05,000 करोड़ इकट्ठा हुआ। इसी तरह से 1 लाख करोड़ से ज्यादा नवंबर में इकट्ठा हुआ। तो सबको लगा अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ रही है। तो बीच में जब कुछ लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, जो अमरिंदर सिंह जी या बाकी कुछ लोग, और मैं नाम लेके कह रहा हूं, चाहे अमरिंदर सिंह जी हो या बाकी कुछ लोग हों, जिन्होंने वायदे किए थे कि वो पंजाब के किसानों का कर्जा माफ करेंगे, नहीं कर पाए, तो 2022 में क्या मुंह लेके जाएंगे, वो इसलिए इसको इशू बना रहे। दूसरा, राहुल गांधी जी, अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमने 11 मुख्यमंत्रियों से अपने बात की, सब लोग कहते हैं एपीएमसी एक्ट में बदलाव होना चाहिए, मंडी के अलावा भी व्यवस्था देनी चाहिए, और इन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला। तो आज क्या कांग्रेस को सांप सूंघ गया है? आज क्या विपक्षी दल जो कल तक कहते थे, शरद पवार जी से लेके बाकी सब कहते थे ये करना चाहिए, ये नहीं कर पाए, इनमें दम नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी में ताकत थी कि किसानों की आय को दुगना करना है। हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू भी किया, लागत प्लस 50% भी दिया, अब इनकी आय को दुगना भी करेंगे। ये संकल्प लेकर चले हैं और ये करके दिखाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। आप जम्मू कश्मीर के भी प्रभारी हैं, बड़ी जिम्मेदारी आप पर, डीडीसी के चुनाव है। लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा पर्व होता है,
क्या आपको लगता है कि इस बार वहां के परिवार छोड़कर बाकी लोग मेन स्ट्रीम में आएंगे? क्योंकि पूरी दुनिया की नजर है इन चुनावों के ऊपर, पूरी दुनिया की नजर है, सिर्फ देश की नजर नहीं है। इंटायर वर्ल्ड इज वॉचिंग इट। आपने बहुत सही कहा कि सही मायने में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव तो एक उत्सव है, और जम्मू कश्मीर में 70 साल तक ये जिला परिषद के चुनाव नहीं करवाए गए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के चुनाव नहीं कराए गए। ये मोदी जी ने यहां पर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। गुपकार गैंग जो केवल कुछ परिवारों की राजनीतिक सीट बनकर रह गई थी, सत्ता में वो लोग रहते थे, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए आज 280 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। और सबसे बड़ी जीत यह है अमित जी कि इसमें जो डराया गया था इन लोगों को कि गोली चलेगी, बम चलेगा, बंदूक चलेगी, लोग डरे नहीं, लोगों ने बैलेट का साथ दिया, बंदूक का नहीं दिया। जो कल तक युवाओं के हाथ में पत्थर और बंदूक पकड़ाते थे, लोगों ने कलम पकड़ने का काम किया और राजनीति में आकर सेवा करने का काम किया। इन्होंने कल तक जो जम्मू कश्मीर को बीमार किया था, मोदी जी ने 5-5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया। आज जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं डेवलपमेंट का चुनाव है, विकास का चुनाव है, हम इसमें भागीदार बनेंगे। 52% पोलिंग हुई भरी कड़ाके की ठंड में। ये अपने आप में दिखाता है कि जम्मू कश्मीर मन बना चुका है कि हम विकास की राह पर चलेंगे, विनाश के रास्ते पर गुपकार गैंग के साथ नहीं चलेंगे। हाल ही में डल झील में बीजेपी की एक नाव पलट गई थी, या फिर कहीं तो एक शिकारा पलट गया था, उसको लेकर उमर अब्दुल्ला साहब ने एक तंज भी कसा कि बीजेपी ने गजब का टाइम चुना है, इतनी सर्दी में अजीब वक्त चुना है प्रचार करने का। आप क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर? फारूक अब्दुल्ला जी जरा अपने घर से बाहर निकल कर देखें, कश्मीर की जनता सड़कों पर है, चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही है, वोट डाल रही है, वोट मांग रही है। नहीं, उन्होंने जो आपका शिकारा पलट गया था जिसमें ये केवल अब्दुल्ला परिवार, केवल मुफ्ती परिवार तक नहीं है, सैयद शाहनवाज हुसैन केवल अब्दुल्ला परिवार मुफ्ती परिवार तक नहीं है। उसकी बात, उस पे तंज कटा उमर अब्दुल्ला। देखिए वो घर पे बैठे बैठे ट्विटर पर राजनीति करते हैं जी। ये लोग पहले कभी जमीनी नेता होते थे जो अपने आप को कहते थे, आज इनकी जमीन भी खिसक चुकी है और जमीनों के दलाल लोग यहां पर कहते हैं कि इन्होंने जमीनों पर कब्जे किए हैं। जब रोशनी घोटाले में इनका अपना घर फारूक अब्दुल्ला जी का हो, उनकी बहन का हो, उनके भाई का हो, या फिर इनकी पार्टी के हेडक्वार्टर्स हो, ये रिपोर्ट में आया है कि गैर कानूनी और असंवैधानिक वो बिल था, इसमें 3,42,000 कनाल जमीन की लूट हुई है। इन जैसे भ्रष्ट नेताओं के कारण, व्यापारी अधिकारियों के मिली भगत के कारण आज वो जम्मू कश्मीर को जमीन वापस मिल रही है, तो इनको चुप रहा है। इनकी जमीन भी जाएगी और जो इनकी राजनीतिक जमीन थी वो भी खिसक रही है। इनका आज के बाद आप देखोगे गुपकार गैंग यानी कि अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। किसानों से लेकर जम्मू कश्मीर तक आपने पूरी बात रखी। प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच अनुराग ठाकुर। हमारे साथ स्पष्ट बात करने बोला।